सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। एसएससी और बैंकिंग का एस्पायरेंट्स रहा हूँ बहुत सालों तक, और टीचिंग भी करता आ रहा हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश को कैसे बिगिनर लेवल से अप्रोच करना है, ताकि वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो किसी भी एग्ज़ाम में। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, एंड द वॉर इसका टाइटल है। इस आर्टिकल में आप रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। 5 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, तो ना केवल आधा घंटा क्लास को देखना है, बल्कि 5 में से 5 मार्क्स भी आपके आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एंड द वॉर। एंड द वॉर तो आप समझते ही हैं, वॉर को ख़त्म करो, इस जंग को अब एंड करो। और बात की जा रही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की। टाइटल पैराग्राफ से आपको देखने को पता लगेगा। कह रहे रशिया हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट विद यूक्रेन। इस सेंटेंस में एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहले सेंटेंस समझ लो, है ना। रशिया के पास है, रशिया हैज़, क्या है भाई रशिया के पास? सबसे प्राइमरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अच्छा, किस चीज़ की भाई? पुश करने की, पुश फॉर करने की। पुश फॉर करने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दबाव डालना, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना, है ना, किसी चीज़ के लिए पूरा दम लगाना। तो रशिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुश फॉर करे, दबाव डाले या दम लगाए एक शांतिपूर्वक सेटलमेंट के लिए, पीसफुल निपटान के लिए, सुलटारे के लिए। और किसके साथ? यूक्रेन के नाम के इस कंट्री के साथ। तो इस पूरे क्राइसिस में रशिया गलत काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रशिया की बनती है कि शांति से अपने इस गलत काम को रोके और वॉर को ख़त्म करे। सेंटेंस तो आप समझ ही गए। रशिया सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है। ग्रीन और पिंक कलर में सब्जेक्ट और वर्ब्स को मैंने मार्क कर दिया है। इसको अगर फॉलो करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक बार इसको करके देखो। अब इस सेंटेंस में जो देखने वाली चीज़ है ना, वो देखो इस सेटलमेंट नाम का वर्ड। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। एक ही वर्ड है और अलग अलग मीनिंग रखता है। जैसे कि ये सेटलमेंट नाम का वर्ड। अगर आप किसी से कोई निपटारा करते हो ना, कोई झगड़ा है आपका किसी के साथ में, कोई इशू है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो, तो रिजोल्यूशन को, उस निपटारे को बोलते हैं सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है, कुछ लोगों की बस्ती। आ रही है बात समझ में? छोटा सा इलाका है, एरिया है, जिसमें 50-100 मकान है, वो भी एक सेटलमेंट है। और किसी से रिजोल्यूशन किया आपने, निपटारा किया, वो भी सेटलमेंट है। अब इस वर्ड को मैं दोनों ही सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखा रहा हूँ। द पुलिस वर कॉल्ड टू रिमूव ऑल सेटलमेंट्स एनक्रोचिंग द गवर्नमेंट लैंड। पुलिस वालों को बुलाया गया था हटाने के लिए, टू रिमूव करने के लिए सभी की सभी बस्तियों को जो एनक्रोच कर रही थी, कब्जा करके बैठी थी, अतिक्रमण करके बैठी थी सरकार की ज़मीन पे, गवर्नमेंट लैंड पे। एनक्रोच करना जानते हैं ना, अतिक्रमण करना, इलीगली कहीं पे बस जाने को बोलते हैं एनक्रोच करना। तो इस तरीके से सेटलमेंट वर्ड यहाँ पे बता रहा है बस्ती को, कॉलोनी को। लेकिन ऐसा अगर एक सेंटेंस बन जाए, अ सेटलमेंट ऑन द एलएसी इशू सीम्स अनलाइकली। एक सेटलमेंट, जो रिजोल्यूशन है, जो निपटारा है, जो अग्रीमेंट है एलएसी के इशू पे, वो बहुत ही अनलाइकली या बहुत ही इम्पॉसिबल दिखाई देता है। अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल। तो दोनों ही तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये छोटी छोटी डिस्टिंक्शन आप बनाओगे ना अपनी वोकैबुलरी में, तभी आपकी वोकैबुलरी आपको कॉन्फिडेंस देगी और थोड़ा सा बूस्ट आपको मिलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सभी मीनिंग्स आपको जनरली आने चाहिए, और ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, ताकि इस आर्टिकल को अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉक टेस्ट, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, एक सिंगल पैकेज आपको बना करके देता है। तो इससे आप मल्टीपल एग्जाम्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट को एक साथ एक ही पैकेज में एक्सेस कर पाएंगे। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें, इस पे आपको मिलता है एडिशनल ऑफ, अगर आप यूज़ करते हैं कोड YD10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में, और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कुछ डिस्काउंट्स अमेजन पे से पेमेंट करने पे भी चल रहे हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। लिंक रखा है ऐप का कमेंट सेक्शन में। चलिए, अपनी वोकैब शीट है,
सारे वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे, नए और पुराने। आज के 5 वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूँ, रैंप अप, क्लैमिटी, सोर, इम्परेटिव और विंडफॉल। देखो 5 में से 4 वर्ड्स पुराने हैं, कई बार कर चुके हो। अभी यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और 4 वर्ड्स का मीनिंग दिमाग में सोचो, फिर मैं तो करवा ही दूंगा, डिटेल में आपका रिवीजन हो जाएगा। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को अपग्रेड करना। रैंप आपने देखा होगा ना, घर के बाहर रैंप बनाते हैं अपने, क्यों बनाते हैं रैंप? ताकि थोड़ा सा ज़मीन से, सड़क से ऊंचा हो जाए अपना घर। रैंप अप करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को रैंप बना बना के ऊंचा जो है उसका अपग्रेड करना, उसको ऊंचे लेवल पे लाना। जैसे आप रोज़ 5 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो और रोज़ पढ़ रहे हो, तो रोज़ आप अपनी एजुकेशन को, अपनी तैयारी को रैंप अप कर रहे हो, धीमे धीमे किसी काम को ऊपर लाना, स्केल जो है अप करना। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, खर्च कर रही हैं बिलियंस, खरबों अरबों, ताकि वो रैंप अप कर सकें, अपग्रेड कर सकें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, व्हीकल्स, है ना, सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है, इक्विपमेंट। चलिए ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब है, रैंप अप। अगला वर्ड है क्लैमिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है। मतलब वर्ड तो खराब है लेकिन बहुत एडवांस वर्ड है। क्लैमिटी का मतलब होता है डिजास्टर, कोई आपदा, कोई तूफान, कोई दुर्घटना, उसको बोलते हैं क्लैमिटी। क्लैमिटी को कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं, आपने सुना होगा इस वर्ड को। कैटाक्लिज्म भी बोलते हैं, ट्रेजेडी और डिवास्टेशन भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड किसी तूफान, आपदा या विपत्ति के सिनोनिम है। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज़। सरकार ने एक स्पेशल फंड को गठित किया है, क्रिएट किया है, ताकि निपटा जा सके प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल क्लैमिटी से, मतलब तूफान से, बाढ़ से, सूखे से, नेचुरल क्लैमिटीज़। अब देखो ये क्लैमिटी जो वर्ड है ना, एक नाउन है ये, डिजास्टर। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है क्लैमिटस। ऐसी चीज़ जिसमें तबाही भरी हो उसको बोलते हैं क्लैमिटस। और डिजास्टर जो इसका सिनोनिम है, उससे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है डिजास्टर्स। तो मतलब क्या हुआ डिजास्टर्स का? तबाही भरा। और इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, डिजास्टर्स, क्लैमिटस, तबाही भरा। वर्ड्स को अगर पकड़ते हो तो दूसरी फॉर्म्स को साथ में पकड़ लिया करो, ऐसा ना हो क्लैमिटी वर्ड को अलग से याद कर रहे हो और क्लैमिटस वर्ड को अलग से याद कर रहे हो। क्लैमिटी से ही क्लैमिटस बनाए, नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स है ना। एक और वर्ड है हमारे पास, सोर, SOAR। सोर का मतलब होता है किसी चीज़ का तेज़ी से राइज होना, किसी चीज़ का तेज़ी से इंक्रीज होना। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। सोर करते हुए जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेज़ी से बढ़ते हुए जो कच्चे तेल के दाम हैं, उन्होंने पोज कर दिया है, खड़ा कर दिया है एक चैलेंज को दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के सामने। तो ये सोर नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इंक्रीज, राइज, सर्ज, शूट अप, क्विकन, एक्सेलरेट, जंप, सब इसके सिनोनिम है। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्लंज। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तेज़ी से तो सोर कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्रूड के प्राइसेस पे अगर 10 रुपये कम किए, पेट्रोल पे, डीजल पे, तो अचानक से प्राइसेस कम हो गए, तो इसको बोल देंगे प्लंज कर गए, है ना। सोर मतलब बढ़ना, प्लंज मतलब अचानक से घट जाना। एंटोनिम, सिनोनिम्स हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हिंदी में अति आवश्यक। बस अगर इतना समझ गए तो सब समझ गए इस वर्ड को। अति आवश्यक, कोई चीज़ जो बहुत ही एसेंशियल हो, अर्जेंट हो, आपकी ड्यूटी की तरह हो, वो कहलाती है इम्पेरेटिव। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट लीडर शुड बी आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। ये एक अति आवश्यक चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अति आवश्यक मतलब बहुत ज़रूरी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लीडर्स को अपने स्पीच में, अपनी बात में साफ साफ होना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए। आर्टिकुलेट एक वर्ड आप जानते हैं, एकदम स्पष्ट वर्ड्स वाला इंसान होता है, वो होता है आर्टिकुलेट। तो लीडर्स को अपने शब्दों में बहुत स्पष्ट बोलना चाहिए, साफ सुथरा बोलना चाहिए। इम्पेरेटिव, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एग्जिजेंसी। ये एग्जिजेंसी बहुत अच्छा वर्ड है, इमरजेंसी का सिनोनिम है ना। इम्पेरेटिव का सिनोनिम है इमरजेंसी है इम्पेरेटिव का। तो ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं, ध्यान में रखें। आज इम्पेरेटिव वर्ड जो आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है विंडफॉल। विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरना। आप खड़े हो, अचानक से हवा आई, उसमें 500 का नोट आया उछलता हुआ, 2000 का नोट आया उछलता हुआ, 1000, चलो 1000 का तो काम नहीं है, 2000 का या 500 का नोट आया आपके उछलता हुआ, तो आपने देखी एक विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब क्या होता है? सडन गुड फॉर्चून। कुछ अच्छा आपने किया नहीं जीवन में, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। जनरली पैसे या समझ गए ना, किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड ही अच्छा हो, कुछ प्रॉफिट हो जाए आपको, तो उसको बोलते हैं विंडफॉल। इसको हिंदी में बोलते हैं छप्पर फाड़ के कुछ मिल जाना, ऐसा समझ लो, छप्पर फाड़ के कुछ मिल जाना। इसको बोनेंजा, पेनीज फ्रॉम हेवन या गॉड सेंड भी बोलते हैं। गॉड सेंड का मतलब यही है कि भगवान ने कुछ
मेरे दरवाजे पे भेजा है, गॉड सेंड किया है, कुछ समझ गए ना, कुछ मिल रहा है मुझे, प्रॉफिट मिल रहा है। शी हैड अ विंडफॉल ऑफ 1 मिलियन आफ्टर द डेथ ऑफ हर अंकल। अपने अंकल, चाचा या ताऊ की मौत के बाद, डेथ के बाद उसको एक विंडफॉल मिली, एक गुड फॉर्चून मिला, उसको छप्पर फाड़ के पैसे मिले, और कितने, $1 मिलियन। समझ गए। तो ये विंडफॉल नाम का वर्ड आज आर्टिकल में आएगा। इसका एक सिंपल सा सिनोनिम है बोनेंजा। कभी कभी आप सेल्स देखते हो ना, कहीं पे सेल चल रही है, एक ले लो 5 फ्री में मिलेंगे, बोनेंजा बोनेंजा। तो वो बोनेंजा का मतलब ये होता है कि गुड फॉर्चून चल रहा है, सस्ती सेल में चीज़ों का फ़ायदा आप ले सकते हैं। चलिए आर्टिकल पे फटाफट से अपनी समरी को लो, समझ में आए आपको आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। अगर 2-3 सेंटेंसेस में बताना चाहूँ तो ये यूँ कह रहा है कि रशिया ने गलत काम किया इस वॉर को शुरू करके। वॉर बहुत आगे बढ़ चुकी है, यूक्रेन भी परेशान है, रशिया भी परेशान है, और यूएस भी परेशान है। दुनिया परेशानी में है इस रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। अब अगर इस वॉर को ख़त्म करना है ना, तो सबसे ज़्यादा रशिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस गलत काम को शुरू किया था पीसफुली उसको ख़त्म करे। रशिया नहीं करेगा तो ये वॉर कैसे भी ख़त्म नहीं होने वाली है। गलत आदमी को अब अपनी गलती मान लेनी चाहिए। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है राइचस। याद रखें, जब भी सही गलत की बात हो, क्या सही है क्या गलत है, आपकी गलती है, आप अपनी गलती मान लो, है ना, ऐसी बात होती है। तो राइचस टोन में लिखे हुए आर्टिकल्स होते हैं। राइचस का मतलब होता है सही और गलत के बीच के भेद करने वाला। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। कह रहा है द बैटल फॉर सेवेरोडोनेट्स्क, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डॉनबास, where the Ukrainian forces still have defensive positions, has entered the final phase with Russian troops destroying all bridges over the Donets river, linking the city with its sister city Lysychansk। ठीक है, थोड़े नाम अजीब से हैं, अपने बोल लेंगे जैसा बोल पा रहे हैं। कह रहा है जो बैटल है, जो जंग है, और किसके लिए भाई, इस अजीब से नाम वाले शहर के लिए जिसका नाम है सेवेरोडोनेट्स्क। ठीक है, सेवेरोडोनेट्स्क। कह रहे जो बैटल है, जंग है इस शहर के लिए, यूक्रेन के, जो कि सबसे पूर्वी, ईस्टर्न मोस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वी छोर पे, सबसे ज़्यादा पूर्व में, जो सबसे ज़्यादा ईस्ट का पार्ट है, पूर्व का पार्ट है डॉनबेस रीजन का यूक्रेन के। और कौन सा रीजन, वेयर लगा के बता रहा है। कह रहा है वो रीजन जहाँ पे यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं, जो सुरक्षा दल हैं, उनके पास अभी भी स्टिल है डिफेंसिव पोजीशन, ऐसी पोजीशंस जहाँ पे ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं, मजबूती बना के रख सकते हैं। कह रहा है ये जो बैटल है ना, इस तरह की जगह पे, कह रहा है ये बैटल एंटर कर चुकी है, अब शुरू कर चुकी है, और किसको, फाइनल फेज को, आखिरी चरण को। और किस चीज़ के साथ भाई, ये आखिरी चरण फाइनल फेज शुरू हुआ है इस चीज़ के साथ ही, विद लगा के बता रहा है, रशियन ट्रूप्स के डिस्ट्रॉय कर देने के साथ ही सारे के सारे ब्रिजेस को, पुलों को, डोनेट्स रिवर के ऊपर। और कौन से पुल हैं ये, कौन से ब्रिजेज हैं, ये सारे वो ब्रिजेज हैं जो लिंक करते हैं, जोड़ते हैं इस सिटी को इसकी सिस्टर सिटी के साथ में, जिसका नाम है लिसिचंस्क। तो ऐसे हुआ है, कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड हो चुका है। सेवेरोडोनेट्स्क नाम के शहर की बैटल जो है अब आखिरी फेज में आ चुकी है। रशिया ने सारे ब्रिज उड़ा दिए हैं, इस शहर को अलग थलग कर दिया है इसके सिस्टर सिटी से, और अब बहुत जल्दी इस पर रशिया का कब्जा हो जाएगा। बैटल की वर्ब है हैज़ एंटर्ड, यूक्रेनियन फोर्सेस की वर्ब है हैव। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब आप समझते हैं, जो सबसे ईस्ट मोस्ट में हो, जो सबसे ज़्यादा पूर्वी सिरे पे हो, है ना। वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो सबसे पश्चिमी सिरे पे हो, सदर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणी सिरे पे हो। तो ये वर्ड्स आप खुद भी बना सकते हैं। लिंकिंग एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वाले ब्रिजेस ओवर द डोनेट्स जो लिंक करते हैं इसको इसकी सिस्टर सिटी के साथ। सिस्टर सिटी आप समझते होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो सिटियाँ एक जैसी होती हैं ना, उनको बोलते हैं सिस्टर सिटी। जैसे अहमदाबाद गांधीनगर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है ना, बेंगलोर है, इनको बोलते हैं सिस्टर सिटीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट फटाफट करेंगे यहाँ पे। डोनेट्स एक रिवर का नाम है, कल ही कॉन्सेप्ट करवाया था। नदियों के नाम से पहले, नदी, समंदर, लेक, नदी, समंदर और कैनाल, तीनों के नाम से पहले आपको द लगाना होता है, लेकिन लेक्स के नाम के पहले आपको द नहीं लगाना होता। लेक विक्टोरिया है, लेक बेकाल है, कोई भी वूलर लेक है, उनके आगे आप द को नहीं देखेंगे। तो नदी है ना, इसलिए द को लगाया है। कॉन्सेप्ट ये है कि एंटर नाम की वर्ब अपने बाद में कभी कभी आप देखोगे इन लगाया होगा, कभी इनटू लगाया होगा, कभी ऑन लगाया होगा, और जैसे इस केस में एंटर के बाद में कुछ नहीं आ रहा, एंटर द फाइनल फेज। तो आपको कैसे जज करना है कि एंटर के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। तो देखो एंटर के 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग है एंटर विदाउट एनी प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है कहीं घुस जाना,
किसी चीज़ के अंदर, समझ गए ना, कहीं किसी, जैसे ये जंग जो है फाइनल फेज में आ गई है, मैं जो है एग्जामिनेशन हॉल में आ गया हूँ, वो जो है रेलवे स्टेशन में चले गए हैं, तो कहीं फिजिकली या वर्चुअली भी घुस जाते हैं ना आप, तो आप एंटर को बिना प्रीपोजिशन के यूज़ करते हैं। फिर अगर एंटर के बाद में इन या इनटू देखें तो इसका मतलब है किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। एंटर इन या इनटू का मतलब है किसी के साथ कोई करार करना। और तीसरा वर्ड है एंटर ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी नई एक्टिविटी को शुरू करना। जैसे आपने नई डिग्री को शुरू किया, प्रोफेशन को शुरू किया, करियर को शुरू किया, तो आप एंटर ऑन करेंगे। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में मिलेंगे। द कंपनी एंटर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेवरल स्मॉल फर्म्स। कंपनी ने एंटर ऑन किया कॉन्ट्रैक्ट्स में, कई सारे करारों को किया, कॉन्ट्रैक्ट्स को किया बहुत छोटी छोटी फर्म्स के साथ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ऑन गलत है, लगाओ या तो इन या लगाओ इनटू, दोनों एक ही बात है। एंटर्ड इन या एंटर्ड इनटू दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखो, द फॉर्मर क्रिकेटर हैज़ डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ करियर इन एक्टिंग। जो फॉर्मर क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर है, उसने डिसाइड किया है कि वो एक करियर को शुरू करेगा एक्टिंग के अंदर। तो जब भी करियर, प्रोफेशन, डिग्री शुरू करते हैं, या कोई रिलेशनशिप भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप, अगर ऐसी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एंटर के साथ में ना इन आता है ना इनटू, बल्कि आता है ऑन। और तीसरा देखो, वाइल एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग आई वॉज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। बिल्डिंग में घुसते हुए मुझे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा रोका गया। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, एंटर इनटू लगा देते हैं कहीं घुसने के लिए। भाई कहीं भी घुसते हो तो फिजिकली या वर्चुअली आपको इनटू नहीं लगाना है, नो प्रीपोजिशन। समझ में आ गया ना? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखें सभी लोग। चलो, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना, सब मेरे ख्याल से सब टॉपर्स को आती हैं, और ये मुफ्त के नंबर है अगर आप सीख जाते हो, या ना, क्योंकि एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन हैं ये वाले। कह रहा है इफ, ये वाला हो गया ना, कह रहा है द रशियंस नाउ हैव मोर देन 80% कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटी विद द रिमेनिंग यूक्रेनियन ट्रूप्स ट्रैप्ड विदाउट सप्लाईज। कह रहा है रशियंस के पास अब है, नाउ हैव, 80% से ज़्यादा कंट्रोल, नियंत्रण इस इंडस्ट्रियल सिटी का, सेवरोडोनेट्स्क का। कह रहा है और किस चीज़ के साथ ही, विद, साथ ही, रिमेनिंग, बची हुई यूक्रेनियन ट्रूप्स के फंस जाने के, ट्रैप हो जाने के, बिना सप्लाईज के। तो 80% तो रशिया ने कब्जा लिया है, 20% पे जहाँ यूक्रेन की फौजें बैठी हैं उनके पास अब कुछ ना खाना है, ना बारूद है, ना असला है। विदाउट सप्लाईज वो ट्रैप्ड हैं अंदर सिटी के। रशियंस की वर्ब है हैव, द लगाया गया तो उसका मतलब हो रहा है सभी रशियंस की बात हो रही है, रशियन फोर्सेस की। द रशियंस मतलब रशिया के फौजी है ना, ऐसा समझ लो। ट्रैप्ड एक एडजेक्टिव है, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, इसको कॉर्नर्ड या कैप्चर्ड भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। कह रहा है रशिया टेक्स कंट्रोल ऑफ सेवरोडोनेट्स्क एंड लिसिचंस्क, द एंटायर लुहांस्क ओब्लास्ट विल बी इन इट्स हैंड्स, अलाउइंग इट टू मार्च टुवर्ड्स क्रेमोट्रोस्क, द इंडस्ट्रियल सिटी इन द डॉनबास स्टिल विद द यूक्रेन। अब कह रहे हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होने वाला है, अगर रशिया टेक कर लेता है इस पूरे रीजन का कंट्रोल, दोनों ही सिटीज़ का उसको कब्जा मिल जाता है, तो पूरा लुहांस्क ओब्लास्ट जो है ना, इसके हाथों में होगा। अब इस दोनों सिटीज़ के रीजन को बोलते होंगे भाई लुहांस्क ओब्लास्ट, तो कह रहे पूरा लुहांस्क ओब्लास्ट इसके हाथ में आ जाएगा रशिया के। और कैसे आएगा भाई इसके हाथ में, इसको अलाउ करते हुए, इसको इजाज़त देते हुए कि ये मार्च टुवर्ड करे। मार्च टुवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ये आगे बढ़े, और किसकी तरफ, क्रेमोटोस्क की तरफ। ये लास्ट इंडस्ट्रियल सिटी है इस पूरे रीजन में, डॉनबास में, जो अभी भी यूक्रेनियंस के हाथ में बची है। तो आगे ये होने वाला है, समझ गए। सिटीज़ के नाम तो याद नहीं करने हैं, सेंटेंस आपको समझ में आ गया। रशिया की वर्ब है टेक्स, लुहांस्क ओब्लास्ट की वर्ब है विल बी। अलाउइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इसके हाथ में ये आ जाएगा, जब इसके हाथ में ये आ जाएगा तो ये चीज़ इसको अलाउ करेगी इस काम को करने के लिए। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया गया है। चलो, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स में हो चुके हैं। अब आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक कॉन्सेप्ट हमें करना है। सवाल आपके सामने ये है, इसमें कौन सा कंडीशनल यूज़ किया गया है। चलो, सब लोग अपडेट करेंगे कमेंट्स में। कंडीशनल्स आप ऑलरेडी जानते हो, 0, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सा कंडीशनल इसमें यूज़ हुआ है। कॉन्सेप्ट ये कर रहे हैं हम अलाउ और लेट नाम की वर्ब्स का। दो वर्ब्स है इंग्लिश में, किसी को किसी चीज़ के लिए अलाउ करने के लिए, परमिट करने के लिए। अगर आप ऐसा कह रहे हो ना, किसी को किसी काम के लिए अलाउ करना है, तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे अलाउ समवन टू डू समथिंग। और अगर आप लेट नाम की वर्ब से किसी को इजाज़त दे रहे हो, परमिट कर रहे हो, तो आप यूज़ करोगे लेट समवन डू समथिंग, यानी यहाँ पे टू आपको नहीं लगाना है।
प्रैक्टिकली देख लो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डजंट अलाउ स्टूडेंट्स टू लीव द प्रीमाइसेस। स्कूल का जो प्रशासन है स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता है, डजंट अलाउ, स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं देता है कि वो लीव करें, वो छोड़ें स्कूल के प्रांगण को, स्कूल के प्रीमाइसेस को, बाउंड्री को। प्रीमाइसेस मतलब स्कूल की बाउंड्री। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, स्कूल की बाउंड्री को आप लीव नहीं करेंगे छुट्टी होने तक। ये अलाउ वर्ब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, टू लीव यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लेट वर्ब को यूज़ करना चाहूँ और बोलूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डजंट लेट स्टूडेंट्स टू लीव द प्रीमाइसेस, यहाँ पे टू को आपको निकालना पड़ेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, दोनों का मतलब एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, बस दूसरे वाले में टू नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में टू आएगा। अब देखो एक एडवांस टिप, लेट वर्ब अपनी पैसिव फॉर्म को नहीं बनाती है। मान लीजिए उन दोनों सेंटेंस को मैं आपको पैसिव में लिखने को बोलूँ और आप कुछ ऐसा लिख दो, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द प्रीमाइसेस, ठीक है, आगे आ जाएगा बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, वो आगे आप लिखते रहना। तो ये सेंटेंस जो है आपने पैसिव में बना दिया, आर नॉट अलाउड लिख दिया। लेकिन लेट वर्ब के साथ में ऐसा नहीं कर सकोगे। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट्स आर नॉट लेट और यहाँ पे टू को निकाल देता हूँ लीव द प्रीमाइसेस, ये सेंटेंस गलत है। तो लेट वर्ब को पैसिव में यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर पैसिव में यूज़ करना है तो चुपचाप वर्ब को अलाउ में चेंज करके फिर पैसिव उसका बना दो। लेट वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है इन रिसेंट वीक्स यूक्रेनियन ट्रूप्स हैव टेकन हैवी लॉसेस with Russian forces blasting their way into Severodonetsk using artillery fire। कह रहा हाल के कुछ हफ्तों में यूक्रेनियन ट्रूप्स ने, यूक्रेन के फौजियों ने, ट्रूप मतलब फौजी, तो यूक्रेन के सुरक्षा दलों ने टेक कर दिया है हैवी लॉसेस को, इनको बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। और किस चीज़ के साथ ही, अब देखो विद लगा के बता रहे हैं, रशियन फोर्सेस के ब्लास्ट कर देने के साथ ही अपने रास्ते को, अपने वे को, और किसके अंदर, इस शहर के अंदर यूज़ करते हुए आर्टिलरी की फायर को। जब आप ब्लास्ट योर वे इनटू समथिंग करते हैं तो आप किसी जगह में तोड़ फोड़ करते हुए अंदर घुसते हैं। तो ये जो रशियन फोर्सेस हैं तोड़ फोड़ करते हुए, बम बजाते हुए घुस रही हैं अंदर इस रीजन में आर्टिलरी फायर को यूज़ करते हुए, और इसी के साथ ही यूक्रेन को बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। ट्रूप्स की वर्ब है हैव टेकन। अच्छा, आर्टिलरी का मतलब आप जानते हैं, वो तोपें होती है ना जो दूर दूर तक गोले फेंकती हैं, उनको आर्टिलरी बोलते हैं। इस वर्ड को देख के आपको कोई ग्रामर रूल याद आता है या नहीं आता? आर्टिलरी वर्ड को देख के क्या कोई ग्रामर रूल आपको याद आ रहा है? चलो, बड़ा सिंपल सा रूल है, बहुत बार कर चुके हैं। आर्टिलरी एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका प्लूरल नहीं बनता है। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, आर्टिलरी, है ना, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इक्विपमेंट, इन वर्ड्स को आप प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। तो पीसीज ऑफ आर्टिलरी, पीसीज ऑफ ब्रेड, पीसीज ऑफ पेपर, पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, ऐसा आपको लिखना पड़ता है अगर प्लूरल बनाना हो। और आगे बढ़े, officials in Kyiv have said that up to 200 Ukrainian soldiers are being killed every day and troops are running out of shells and ammunition। कह रहे जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं कीव में, वो ऐसा कह चुके हैं 200 से ज़्यादा यूक्रेन के फौजी मारे जा रहे हैं, आर बीइंग किल्ड, पैसिव वॉइस में, उनको मारा जा रहा है। और कब? हर रोज। और कह रहे ट्रूप्स जो हैं, फौजी जो हैं, रन आउट ऑफ हो रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है इनके पास, एक तो शेल्स यानी कि गोलियाँ, और दूसरा एम्यूनेशन यानी कि असला। तो ऐसा इन्होंने बताया, गोलियां, असले ख़त्म हो रहे हैं, 200 फौजी रोज़ मारे जा रहे हैं। ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव सेड, सोल्जर्स की वर्ब है पैसिव में आर बीइंग किल्ड, ट्रूप्स की वर्ब है आर रनिंग आउट ऑफ। व्हेन यू रन आउट ऑफ समथिंग, आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे दे हैव रन आउट ऑफ मनी, वी हैव रन आउट ऑफ सप्लाईज, यू हैव रन आउट ऑफ वाटर। तो समझ गए ना, आपके पास पानी खत्म हो गया, सप्लाई खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, रन आउट ऑफ समथिंग। शेल गोलियां, एम्यूनेशन, असला, बारूद। और आगे बढ़े, ऑफिशियल्स के लिए एक और अच्छा वर्ड है एडवांस वर्ड। मैं 5 सेकंड देता हूँ, सब लोग ट्राई करें। ऑफिशियल्स के लिए एक एडवांस वर्ड है किसी बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट के लिए। ब्यूरोक्रेट तो है ही, उसके अलावा भी मैंडरिन्स, ठीक है, ऑफिशियल्स को मैंडरिन्स भी बोलते हैं। और लगे हाथ ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग भी लिख लेते हैं, तो BEAU ब्यूरियोक्रेट, ठीक है, ब्यूरियोक्रेट, ऐसे ही सिखाया हो ना आपको, तो बोल बोल कर देखा करो, ऐसे ही लिख पाओगे इसको। इसकी स्पेलिंग एरर में बड़े क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ब्यूरियोक्रेट, इन दोनों को मिला दोगे तो स्पेलिंग सही बैठ जाएगी। चलो आगे बढ़े, कह रहा है while these public statements have been in part to push Western allies to ramp up weapon supplies, they also draw a bleak picture of the situation in the East। कह रहा है जहाँ ये पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं, ऑफिशियल्स मैंडरिन्स जो कीव में बोल रहे हैं बैठ के,
कह रहा है ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स रही हैं इन पार्ट आंशिक तौर पे, और किस लिए, पुश करने के लिए अपने वेस्टर्न दोस्तों को, पश्चिमी देशों को, कि वो रैंप अप करें, अपग्रेड करें, स्केल अप करें वेपन्स की सप्लाईज को। तो जहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स इसलिए भी दी जा रही हैं कुछ हद तक कि वेस्ट से उनको हेल्प मिले यूक्रेन वालों को। कह रहे हैं साथ ही साथ वहीं पे वो ड्रॉ भी करती हैं, वो एक बनाती भी हैं बहुत ही ब्लीक, उदासी भरी पिक्चर को, तस्वीर को, पूरी सिचुएशन की ईस्ट के अंदर, यूक्रेन के पूर्वी छोर पे। तो ये इस वजह से भी हो रहा है, यूक्रेनियन लोग जो हैं थोड़ी सी इस तरह की स्टेटमेंट देकर के बेचारे बन रहे हैं ताकि उनको वेस्ट से हेल्प मिले। लेकिन अगर ये कुछ बोल रहे हैं ना ऐसा भी, तो चाहे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। स्टेटमेंट्स की वर्ब है हैव बीन, दे की वर्ब है ड्रॉ। दे आया है ऑफकोर्स स्टेटमेंट्स के लिए, रैंप अप करना, स्केल अप करना, लेवल अप करना, अपग्रेड करना, किसी चीज़ को धीमे धीमे ऊपर लाना। ब्लीक का मतलब है उदासी भरा। कह रहा डिस्पाइट देयर ब्रेव रेजिस्टेंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट which forced Russia to retreat from around Kiev and Kharkiv, the Ukrainians never stood a chance to push the Russians back in the Donbass। अब कह रहा है इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, यूक्रेनियंस ने बड़े अच्छे से जवाब भी दिया रशिया को। कह रहा है डिस्पाइट, बावजूद उनके बहादुरी भरी उस रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन, कह रहा है बावजूद उनकी बहादुरी भरी ऑपोजिशन के अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर, कह रहा है उसके बावजूद, कह रहे वो रेजिस्टेंस जिसने फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया रशिया को कि वो रिट्रीट करे। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, कि वो वापस हट जाए, और कहाँ से, अराउंड कीव और खार्किव एरिया से, इन दोनों सिटीज़ से। कह रहे इसके बावजूद यूक्रेनियंस कभी भी स्टूड नहीं करते थे एक चांस को। स्टैंड ए चांस का मतलब होता है कोई मौका आपके पास होना, आप इस किसी काम के आप लायक होना। यूक्रेनियंस कभी भी लायक थे ही नहीं, कभी उनके पास मौका था ही नहीं कि वो पुश कर पाते रशियंस को पीछे की तरफ डॉनबास रीजन के अंदर। आगे बात समझ में, तो रेजिस्टेंस तो खूब दी नॉर्थ में, लेकिन डॉनबास के अंदर रशिया के सामने यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं था। तो विच की वर्ब है फोर्स्ड, विच आया रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, है ना, विरोध, अपोजिशन। यूक्रेनियंस की वर्ब है स्टूड, स्टैंड चांस का मतलब होता है मौका होना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। जब आप रिट्रीट करते हो तो आप अपने दुश्मन से डर के पीछे हटते हो ताकि वो आपको नुकसान ना करे, है ना, रिट्रीट करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब कह रहा है इस जंग से नुकसान क्या हो रहे हैं। कह रहा है द वेस्ट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन टू फोल्ड। कह रहे पूरे पश्चिमी देशों की जो स्ट्रेटजी है वो दो तरह की है, टू फोल्ड है। टू फोल्ड मतलब उसमें दो पहलू हैं। स्ट्रेटजी की वर्ब है हैज़ बीन। अब क्या पहलू हैं, कह रहा है इट हैज़ सेंट मनी and weapons to Ukraine to help it resist Russian aggression and slapped binding sanctions on Moscow to make the war economically painful। तो इसके दो हथियार ये हैं वेस्ट के कि वेस्ट ने भेजा है मनी को और वेपन्स को यूक्रेन की तरफ ताकि वो हेल्प कर पाएँ इस यूक्रेन को, इट को, कि वो रजिस्ट कर पाए, प्रतिरोध दे पाए रशिया के एग्रेशन को, रशिया के आक्रामक रवैये को। तो पहला फोल्ड तो ये है, वेस्ट जो है यूक्रेन को मदद कर रहा है पैसा देके और मनी देके। और दूसरा ये है कि इस वेस्ट ने स्लैब कर दिया है, इम्पोज कर दिया है ऐसे प्रतिबंधों को, ऐसे सैंक्शंस को जो बाइटिंग है, जो काटने वाले हैं, जो बाइट करते हैं। और किस पे लगाए हैं, मॉस्को पे लगाए हैं। और क्यों लगाए हैं, ताकि मेक कर दें, बना दें इस वॉर को आर्थिक तौर पे बड़ा ही पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, है ना। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, यूक्रेन को पैसे दो, रशिया पे सैंक्शन लगाओ, अपने आप ही वॉर रुक जाएगी। इट की वर्ब है हैज सेंट, इट आया वेस्ट के लिए। इट की दूसरी वर्ब है हैज स्लैप्ड। स्लैप सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। बाइटिंग का मतलब होता है बाइट करने वाले, स्टिंगिंग, बिटर या शार्प। हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना। हेल्प के बाद में टू इन्फिनिटिव भी आ सकता है। हेल्प इट रेजिस्ट और हेल्प इट टू रेजिस्ट, दोनों ही ठीक है। जानते हैं ना इस कॉन्सेप्ट को, हेल्प इट रेजिस्ट एंड हेल्प इट टू रेजिस्ट एक ही बात है। आगे बढ़ो। कह रहा है वाइल आर्मिंग यूक्रेन has suddenly slowed down Russia's advances with heavy losses across the battlefronts. It has failed to stop the Russian war machine। अब कह रहे ये स्ट्रेटेजी कैसे काम आई दुनिया के। कह रहे जहां आर्म करने का जो काम है, आर्मिंग का मतलब होता है किसी को हथियार देना, हथियार बंद करना। कह रहे जहां हथियार बंद करने का काम है यूक्रेन को, इस काम ने सडनली स्लो डाउन किया है, धीमा बनाया है रशिया के एडवांसेस को, रशिया के आगे बढ़ने को काम को। और कैसे, हैवी लॉसेस के साथ ही अक्रॉस द बैटल फ्रंट्स, हर तरह के जंग के मैदान में बड़े बड़े लॉसेस के साथ। कह रहे जहाँ पे यूक्रेन को हथियार देने से रशिया धीमा पड़ा है, कह रहे वहीं पे ये फेल भी कर गया है कि ये स्टॉप करे रशिया की वॉर मशीन्स को, रशिया के वॉर के इक्विपमेंट को। तो रशिया धीमा तो पड़ रहा है,
लेकिन रशिया पीछे नहीं हट रहा, रशिया इस वॉर को आगे बढ़ाने के पूरे मूड में बैठा है। आर्मिंग नाम के जीरेंट की वर्ब है हैज़ स्लो डाउन, इट की वर्ब है हैज़ फेल्ड, बैटल फ्रंट का मतलब होता है जंग का मैदान, युद्ध का मोर्चा, है ना, बैटल फ्रंट। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा रशिया हैज़ टेकन मोस्ट ऑफ द की सिटीज़ इन ईस्ट एंड साउथ इंक्लूडिंग मारियोपोल, बेडिंस्क, खैरसन एंड सेवरोडोनेस्क कुड बी द नेक्स्ट। कह रहा रशिया जो है टेक कर चुका है ज़्यादातर सिटीज़ को। अब टेक द सिटीज़ का मतलब यही है सिटीज़ का कब्जा ले लेना। तो रशिया जो है कब्जे में ले चुका है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज़ को ईस्ट और साउथ के अंदर, जिसमें शामिल है ये तीनों सिटीज़ खैरसोन, बेडिंस्क और मैरियोपोल। कह रहा है इनका कब्जा रशिया ऑलरेडी ले चुका है। अब कह रहा है और क्या होगा, कह रहा है एंड ये हो रहा है कि सेवरोडोनेस्क जो है अब वो नेक्स्ट हो सकती है, अब उसकी बारी हो सकती है। रशिया की वर्ब है हैज़ टेकन, सेवरोडोनेस्क की वर्ब है कुड बी। अब मुझे कैसे पता लगा इंक्लूडिंग के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से, इंक्लूडिंग मैरियोपोल, कोमा, बेडिंस्क एंड और खैरसन, समझ रहे हो। तो इससे पता लगा कि ये कोमा के बाद ये इससे जुड़ा हुआ और एंड के बाद ये लास्ट वाला है, और फिर जो एंड लगाया गया है उसके बाद नया क्लोज शुरू हो रहा है और इसका सब्जेक्ट की वर्ब है कुड बी। इस तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल्स को, अलग अलग नाउन्स को आप बता सकते हो वो कौन सी किस प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। ये पूरा अलग है इतना एंड की वजह से, और फिर इस एंड के बाद में नया क्लोज ऐसे आ रहा है। कह रहा द इकोनॉमिक सैंक्शंस हैव हैड अ मिक्स्ड रिजल्ट, और कह रहा आर्थिक प्रबंध जो है उनका रहा है बहुत ही मिक्स सा रिजल्ट, मिला जुला सा नतीजा। हैव हैड, हैज़ हैड, हैड, आप जानते हैं किसी चीज़ का होते आना। आ रही है बात समझ में। आई हैव हैड मनी, मेरे पास पैसे बहुत सारे वक्त से होते आ रहे हैं। सैंक्शंस हैव हैड अ मिक्स रिजल्ट, सैंक्शंस का मिक्स रिजल्ट बहुत वक्त से होता आ रहा है। बेसिक की 5 नंबर वीडियो देखोगे वहाँ पे हैव हैड नाम की स्ट्रक्चर आपको डिटेल में करवाई हुई है। और आगे आ जाओ। कह रहा सैंक्शंस हैव हिट रशिया हार्ड एंड इट्स इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.5% दिस ईयर। कह रहे जो प्रतिबंध है इन्होंने हिट किया है रशिया को बहुत तेज़ी से, बहुत हार्ड, और इसकी इकॉनमी जो है रशिया की, आशा है उससे, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो सिकड़ेगी इतने % से इस साल। सैंक्शंस की वर्ब है हैव हिट, इकॉनमी की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। अब देख लेना ये हिट 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 V1 V2 V3 सेम होती है, हैव के बाद में V3 लगी हुई है। हिट, कट, पुट, रेड, स्प्लिट, हर्ट, स्प्रेड, कास्ट, कोस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, याद है ना सारी वर्ब्स। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। चलो, इकोनॉमी की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। कह रहा बट एट द सेम टाइम it has continued to reap a windfall from high oil and gas prices, while on the other side soaring inflation has hit the global economy। तो रशिया ने नुकसान तो बहुत उठाया है, लेकिन इस वॉर की वजह से रशिया को फ़ायदा भी हुआ, वही बता रहा है। कह रहा है लेकिन उसी वक्त पे एट द सेम टाइम रशिया आज भी जारी है, इट हैज़ कंटिन्यूड, कि ये रीप करे, हार्वेस्ट करे, इकट्ठा करे उस विंडफॉल को, उस छप्पर फाड़ बारिश को जो आ रही है हाई ऑयल और गैस के प्राइसेस से। रशिया ने वॉर की, रशिया की वॉर की वजह से ऑयल महंगा बिकने लगा और रशिया ने महंगा ऑयल बेचना शुरू कर दिया, तो छप्पर फाड़ के कमा भी रहा है महंगे ऑयल की वजह से। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड जो तेज़ी से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसने हिट कर दिया है वैश्विक इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को। तो इस तरीके से मिक्स्ड रिजल्ट रहा है रशिया के लिए इन सैंक्शंस का। एक तरफ नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ खूब सारे पैसे मिल रहे हैं। इट की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड, इट आया रशिया के लिए। इन्फ्लेशन की वर्ब है हैज़ हिट, हिट 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 अगेन V1 V2 V3 सेम है। सोरिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, राइजिंग, इसका बिल्कुल उल्टा होता है प्लंजिंग, यानी कि घटता हुआ। रीप का मतलब होता है हार्वेस्ट करना, रिसीव करना। जब आप फसल काटते हो ना, तो फसल काटने के काम को बोलते हैं रीप द हार्वेस्ट। तो ये फसल ही तो काट रहा है, महंगा ऑयल बेच के विंडफॉल की, बहुत सारे मुनाफे की फसल को, चप्पर फाड़ फसल को काट रहा है ना, रीप अ विंडफॉल। विंडफॉल आप जानते हैं मुनाफा, सडन बोनेंजा, है ना, गॉड सेंट, बहुत ही सारा पैसा एक साथ आपको मिल जाना। कर एंड यूक्रेन्स इकॉनमी नीडलेस टू से फेसेस कोलैप्स, और कह रहा है यूक्रेन की जो इकॉनमी है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नीडलेस टू से है कि वो फेस कर रही है एक कोलैप्स को, एक ढह जाने के काम को। तो यूक्रेन तो पूरा गिरने वाला है। कह रहा है एज द वेपन्स and sanctions approach has been unsuccessful in its objectives, other options should also be explored to end the war। कह रहा है क्योंकि ये जो अप्रोच है, क्योंकि ये जो अप्रोच है वेपन्स और सैंक्शंस वाली, यूक्रेन को वेपन्स दो, रशिया पे सैंक्शंस लगाओ,
कह रहा वेस्ट की अप्रोच जो है ना ये रही है नाकामयाब, अनसक्सेसफुल अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने मकसद में। कह रहा ऐसा हुआ है क्योंकि, तो फिर क्या होगा, कह रहे दूसरे ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए इस वॉर को एंड करने के लिए। आगे बात समझ में, क्योंकि अप्रोच काम नहीं की तो अब दूसरे ऑप्शन भी तलाशने चाहिए जिसमें वेस्ट इस वॉर को कम करेगा बजाय भड़काने के। अप्रोच की वो हैज़ बीन, ऑप्शंस की वो शुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। जब भी किसी चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं ना तो आप उस चीज़ को चेक करते हैं ये मेरे कितने काम आ सकती है। करप बिटवीन द मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस टेकन बाय द रशिया एंड द यूएस, फ्रांस, जर्मनी, टर्की हैव मेंटेन्ड सम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद मॉस्को एंड कीव। अब वो दूसरी अप्रोच बता रहा है क्या होगी। कह रहा है इस मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस के बीच, और किसके द्वारा की गई है ये पोजीशन, वो पोजीशन जो रशिया और यूएस ने ली है। अब ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन क्या होता है, ऐसी पोजीशन जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, आप तैयार ही नहीं हो समझौता करने को, हर चीज़ में मैक्सिमम बेनिफिट मुनाफा आपको चाहिए। तो कह रहे हैं ना समझौता करने वाली पोजीशंस के बीच में जो अमेरिका और रशिया ने ली हुई है, कह रहे हैं इनके बीच में ये तीनों ही कंट्रीज जो हैं, फ्रांस, जर्मनी और टर्की, कह रहे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है कुछ लाइंस को, कुछ रस्तों को जो हैं कम्युनिकेशन के, डायलॉग के, बातचीत के, रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ। तो इन तीनों को अब काम करना चाहिए। यूक्रेन, रशिया और यूएस तो मानने वाले नहीं है, उन्होंने तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है। रशिया कहता है मैं सब कुछ कब्जा लूंगा, यूएस कहता है मैं पूरी तरीके से रशिया को ख़त्म करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो इनके बीच में अब काम इन तीनों को करना पड़ेगा क्योंकि इनकी पोजीशन जो है थोड़ी सी बातचीत वाली है। तीनों की वो हैव मेंटेन्ड। अब ये मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट समझ लेना। मिनिमलिस्ट अप्रोच अगर आप रखते हैं ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं जो मिल गया उसी में मैं खुश हूँ, है ना, मिनिमलिस्ट अप्रोच। कह दीज कंट्रीज should push both sides for talks and try to revive new proposals where all sides get something and lose something in return for peace। कह रहा है इन तीनों कंट्रीज़ को, दीज कंट्रीज़ को पुश करना चाहिए, दबाव में लाना चाहिए दोनों ही साइड्स को, रशिया और यूक्रेन को, बातचीत के लिए। और इनको क्या करना चाहिए, इनको शुड ट्राई, इनको ट्राई भी करना चाहिए कि वो रिवाइव करें, फिर से जिंदा करें नए प्रपोजल्स को, नए, समझ गए, एग्रीमेंट्स को, जहाँ पे सभी साइड जो हैं उनको मिले, वो गेट करें किसी चीज़ को और लूज़ करें किसी चीज़ को, खोए भी किसी चीज़ को, पीस के बदले, शांति के बदले, इन रिटर्न फॉर पीस। तो ऐसे एग्रीमेंट्स इनको बनाने चाहिए। रशिया यूक्रेन दोनों को कुछ ना कुछ मिले उस एग्रीमेंट से और दोनों कुछ ना कुछ खोएं भी ताकि उनको पीस करने का मौका भी मिले। कंट्रीज़ की वर्ब है शुड पुश, पहली वाली, और एंड के बाद दूसरी वर्ब है शुड ट्राई। शुड पुश बोथ साइड्स, शुड ट्राई टू रिवाइव, है ना, कंट्रीज की दोनों वर्ब्स हैं। साइड्स की वर्ब है गेट और दूसरी वर्ब है लूज। साइड्स गेट समथिंग एंड साइड्स लूज समथिंग। इन रिटर्न फॉर का मतलब होता है के बदले में। पीस आप जानते हैं अमन, चैन या शांति। कह रहा एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इज एन इम्पेरेटिव नॉट जस्ट फॉर यूक्रेन बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड दैट हैज बीन बैटर्ड बाय हाई प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू फ्यूल। कह रहा है जो एंड करने का काम है, ख़त्म कर देने का काम है इस जंग को, इस बैटल को, कॉन्फ्लिक्ट को, कह रहा है ये एक अति आवश्यक चीज़ है, इज़ एन इम्पेरेटिव, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब किसके लिए भाई, ना महज नॉट ओनली या नॉट जस्ट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, बट ऑल्सो साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए, फॉर द वर्ल्ड। अच्छा कौन सी दुनिया है, ये वो वर्ल्ड है जो कि बैटर्ड है, जो कि चोट खाया हुआ है, जो कि बुरे से मारपीट किया गया है बहुत ही हाई प्राइसेस के द्वारा, ऊंचे दामों के द्वारा, हर चीज़ के। और कौन कौन सी चीज़ के, खाने से लेकर के फ्यूल तक। आई बात समझ में। तो जंग खत्म करना बहुत ही ज़रूरी है, यूक्रेन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ये वो दुनिया है जो चोट खाए बैठी है हर चीज़ के बढ़ते हुए दामों से, चाहे खाने की बात हो, चाहे बाइक में पेट्रोल डलवाने की बात हो। एंडिंग की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब हैज़ बीन बैटर्ड। बैटर करने का मतलब है किसी को बुरे से मारपीट करना। तो वर्ड हैज़ बीन बैटर्ड मतलब वर्ड बुरे से मारपीट करवाया गया है, वर्ड जो है ना बुरे से मार खाया हुआ है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में जिस टाइप का वर्ड आएगा उसी टाइप का वर्ड दोनों के बाद में सेम टाइप का वर्ड आप यूज़ करते हैं। तो नॉट ओनली फॉर यूक्रेन बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, है ना। इस रूल को आप अप्लाई करके यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस है, अब इसमें बताएगा सबक क्या मिल रहा है। कह रहा है रशिया whose invasion has pushed the world to the brink of a devastating security economic crisis has the primary responsibility to end this war through a political settlement। कह रहा है रशिया जो है ना, कौन सा रशिया, जिसका जो इन्वेजन है, जिसका जो आक्रामक रवैया है, हमला है, इस हमले ने जिसने पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है पूरी दुनिया को कगार पे, टू द ब्रिंक ऑफ,
एक डिवास्टेटिंग, इस तबाही भरे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ। कह रहा है ऐसा जो रशिया है जिसकी इस हरकत ने पूरी दुनिया को एक सुरक्षा और एक आर्थिक तूफान में धकेल दिया है, इस कगार पे ले आई है, टू द ब्रिंक ऑफ। कह रहा है ऐसे एक रशिया को उसके पास है हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, कि वो एंड करे इस वॉर को। और कैसे? एक राजनीतिक सेटलमेंट यानी समाधान के जरिए, निपटारे के जरिए। तो अब जंग वंग बंद हो जानी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकली कुछ सेटलमेंट हो, रशिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है। रशिया की वॉर हैज़, इन्वेजन की वॉर हैज़ पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कगार पे किसी को छोड़ना। टू द ब्रिंक ऑफ या टू द वर्ज ऑफ, इसको ऐसा भी बोलते हैं। कभी कभी आप टू देखेंगे, कभी कभी आप ऑन देखेंगे, ये आपको मीनिंग से निकालना है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, उसकी जल्दी जल्दी आई सक्सेस ने उसको पागलपन की कगार पे ले आई है, तो मैं बोलूँगा हिज क्विक सक्सेस हैज़ पुश्ड हिम टू द वर्ज ऑफ मैडनेस। वर्ज की जगह पे ब्रिंक भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्यों लगाया? इसको पुश टू किया गया है, इसको धक्का दिया गया है इसकी सक्सेस के द्वारा, कामयाबी के द्वारा, कगार पे, पागलपन की जो है, मैडनेस की जो है वर्ज पे। लेकिन अगर आप ऑन लगाओगे तो मीनिंग ये निकलेगा ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मैडनेस, वो खुद ही पागलपन की कगार पे है। तो अगर आप खुद ही इस कगार पे हो तो ऑन लगा लेना, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। और किसी ने आपको पुश किया हो तो पुश टू लगा के बता देना कि उसने पुश टू किया है कगार की तरफ। तो ये कुछ कन्फ्यूजन होती है बच्चों के दिमाग में, सर टू लगाएं या ऑन लगाएं, धक्का मारा हो तो टू, खुद से खड़े हो तो ऑन। चलिए यहीं पे रैप अप करेंगे। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल आर्टिकल था, नहीं सिंपल लगाओ तो थोड़ा सा रेगुलर रहो क्लासेस में, ये आर्टिकल आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ सकते हो। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। सबसे पहले बता दो, छप्पर फाड़ के अगर गुड फॉर्चून मिले तो उसके लिए वन वर्ड क्या है? खुद से निकाल लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में आंसर है, वहाँ से चेक कर लेना। फर्स्ट वाले में आपसे पूछा है सोरिंग और प्लंजिंग में क्या फ़र्क है, और सेकंड वाले में भी सोरिंग और प्लंजिंग में क्या फ़र्क है। तो अपने आप से देख लो कौन सा कंडीशनल यहाँ पे यूज़ करूँगा, किस तरह की वर्ब यूज़ होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सोर और प्लंज के क्या मीनिंग होते हैं, और कैसे इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाऊंगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, या ग्रोथ रेट बढ़ती है घटती है। अब ये आगे वाला पढ़ोगे तो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आपसे तीसरे वाले में पूछा है लेट नाम की वर्ब के बाद में किस टाइप का वर्ब आप यूज़ करते हैं। वर्ब का टू इन्फिनेटिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का, समझ गए, फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप यूज़ करना चाहो यहाँ पे लेट के बाद में यूज़ करेंगे। और फोर्थ में आपसे पूछा गया है यहाँ पे इस वर्ड को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। रैम्पिंग अप लिखोगे, रैम्प अप लिखोगे, रैम्पिंग लिखोगे, रैम्प्ड अप लिखोगे। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है यहाँ पे किस टाइप का वर्ड यूज़ होगा, नाउन यूज़ होगा, जेरेंड यूज़ होगा, या समझ गए ना, वर्ब यूज़ होगी। तो वर्ब है तो वर्ब के हिसाब से यूज़ करो, जेरेंड है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करो, नाउन है तो भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से ग्रामर लगा के आपको चेक करना है। अब हिंट्स के साथ में 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स में ही। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट्स में डाल सकते हो। सभी कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं, कुछ आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करते रहें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।